नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द हॉन्टिंग फियर में, जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक अनदेखा डर, एक अनकहा राज। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे मोड़ की है जहां जाना मतलब है मौत के मुंह में कदम रखना। एक ऐसा रास्ता जहां से ज्यादातर लोग कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिलचस्प लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक सच है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी सुकून भरी चल रही होती है कि दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर चुपचाप घर बना लेता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ इतना सही कैसे हो सकता है। और फिर वो ख्याल कि शायद अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरा नाम राहुल है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले कुछ सालों से बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा हूं। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म, एक बढ़िया सी जॉब हाथ में और एक नई शुरुआत का जोश मन में। उस दिन भी सब कुछ ठीक था। माँ की एक आवाज थी जो दिल के हर कोने तक पहुंचती थी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन मुझे माँ का फोन आया। वो बहुत खुश लग रही थीं। बोली, राहुल बेटा, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। बस एक बार आकर देख ले, मना मत करना। अब सच कहूं तो उस वक्त मैं इतना बिजी था कि लखनऊ आना नामुमकिन सा लग रहा था। नई जॉब, नए प्रोजेक्ट्स और दिन रात की भागदौड़, सब कुछ उलझा हुआ था। लेकिन माँ ने एक ही बात कहकर सब उलझन खत्म कर दी। उन्होंने मेरी कसम दे दी थी। उसके बाद चाहकर भी मना नहीं कर सका। मन भारी था, लेकिन मां की कसम ने कदम बढ़ा दिए। मैंने अपने बिजी शेड्यूल से जैसे तैसे 2 दिन निकाले और निकल पड़ा लखनऊ की तरफ। उस रास्ते पर जहां मुझे नहीं पता था कि सिर्फ मां की ममता नहीं बल्कि कुछ और भी मेरा इंतजार कर रहा है। कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मैंने बैंगलोर से लखनऊ तक का सफर सड़क के रास्ते करने का फैसला किया। एक लंबा लेकिन सुकून भरा सफर। कम से कम मैंने तो यही सोचा था। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उस सफर में एक मोड़ ऐसा आया जहां जिंदगी और मौत के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। और जो कुछ मैंने उस रास्ते पर देखा वो आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। सुबह के ठीक 10 बजे मैं अपनी गाड़ी लेकर लखनऊ के लिए निकल पड़ा। सफर लंबा था, बहुत लंबा। इसलिए पहले से ही तय कर लिया था कि रात होने से पहले किसी होटल में रुक जाऊंगा और सुबह बाकी का रास्ता तय करके घर पहुंच जाऊंगा। शुरुआती सफर बहुत अच्छा गुजरा। मैं अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट पर गाने सुनते हुए ड्राइव कर रहा था, और ड्राइविंग में जो मजा आ रहा था वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ट्रैफिक भी कम था, तो गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। बस बीच बीच में एक आध बार रुका, कभी पेट्रोल भरवाने, कभी चाय पीने, तो कभी हल्का सा कुछ खाने के लिए। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और शाम का अंधेरा आसमान पर उतरने लगा। उस वक्त तक मैं महाराष्ट्र बॉर्डर के पास पहुंच चुका था। मौसम ठंडा होने लगा था और सड़कें कुछ ज्यादा ही सुनसान लगने लगी थीं। जैसे जैसे जंगल गहराता गया, मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। उस सुनसान रास्ते से जल्दी निकल जाना चाहता था, लेकिन तभी एक भयानक आवाज के साथ गाड़ी जोर से झटका खाकर एक ओर झुकने लगी। अचानक बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी सड़क पर लहराने लगी। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर तुरंत ब्रेक मारा और गाड़ी किसी तरह किनारे लगा दी। उस एक पल ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर चीख मारी हो। मैं कांप उठा। सच कहूं तो कुछ पल के लिए तो लगा जैसे मैं मौत को करीब से देखकर आया हूं। उस क्षण को याद करूं तो आज भी रूह कांप उठती है। खुद को थोड़ा संभालने के बाद मैं गाड़ी से बाहर निकला, और जब आगे झुककर देखा तो समझ आया सामने का टायर पूरी तरह फट चुका था। रास्ता तो पहले ही डरावना था, अब यह मुसीबत और भी भारी लगने लगी थी। मैंने जल्दी से गाड़ी की डिग्गी खोली। शुक्र है उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेपनी रखी हुई थी। उस वक्त सच में पहली बार भगवान का नाम पूरे दिल से लिया।
लेकिन फिर एक और परेशानी सामने आ गई। मुझे टायर बदलना आता ही नहीं था। मैं अब एक अजीब सी टेंशन में आ गया था। आसपास का माहौल और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। पेड़ों की सरसराहट, हवा की सीटी जैसी आवाजें और उस वीरान रास्ते पर अजनबी सन्नाटा। हालांकि सड़क पर दूर दूर से कुछ गाड़ियां आती जाती दिख रही थीं, लेकिन रुक कोई नहीं रहा था। और क्यों रुकते? आजकल कौन किसी अनजान की मदद करता है, वो भी रात के अंधेरे में, एक जंगल के बीचों बीच। उसी वक्त दूर से एक गाड़ी आती दिखाई दी। दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन हिम्मत ना हुई उसे रोकने की। कुछ पल ऐसे ही खड़ा रहा, पर फिर जाने कहां से एक साहस आया और मैं आगे बढ़ा। हाथ उठाकर इशारा किया, लेकिन वो गाड़ी बिना एक पल रुके मेरे पास से गुजर गई। मैं मायूस हो गया था कि तभी थोड़ी दूर जाकर वो गाड़ी अचानक रुक गई और फिर धीरे धीरे पीछे आने लगी। गाड़ी एक अजीब सी थी। उसके साइड मिरर और शीशे इतने काले थे कि अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा था, जैसे रोशनी भी अंदर जाने से डर रही हो। वो गाड़ी आकर मेरी गाड़ी के सामने रुकी और उसका दरवाजा खुला। जो आदमी बाहर निकला, उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। सफेद बाल, लंबी दाढ़ी, एक मुरझाया हुआ चेहरा और आंखों के नीचे ऐसे गहरे डार्क सर्कल्स जैसे कई सालों से नींद ना ली हो। उसका चेहरा कुछ ऐसा था जैसे वो किसी बहुत पुराने जमाने से आया हो। उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या बात है? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मैंने हकलाते हुए जवाब दिया, जी, मेरी गाड़ी का टायर फट गया है। वो बोला, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टायर नहीं है? मैंने कहा, है तो, लेकिन बदलना नहीं आता। उसने हल्की सी मुस्कान दी, मगर वो मुस्कान भी सुकून देने वाली नहीं थी। उसमें भी कोई रहस्य छुपा था। फिर वो बोला, ठीक है, लाओ मैं बदल देता हूं। मैं कुछ कह भी नहीं पाया और वो सीधे गाड़ी की ओर बढ़ा। जो काम मुझे ना आता था, वो उसने कुछ ही मिनटों में कर दिया। कब किया, कैसे किया, मुझे पता ही नहीं चला। बस एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में फैलती जा रही थी। मैंने उसे राहत की सांस लेते हुए थैंक यू कहा। वो मेरी ओर घूमा, कुछ पलों तक चुप रहा, फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, अपने गांव, सुल्तानपुर। उसकी आंखों की पुतलियां कुछ अजीब सी हरकत करने लगी, जैसे वो किसी और चीज को देख रही हो, किसी और दुनिया को। फिर वो अचानक मुड़ा, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन एकदम से रुक गया। मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, आगे जो मोड़ मिलेगा, वहां से बाएं मुड़ना, दाएं मत जाना। क्या है? ये कहने के बाद वो कुछ और बोले बिना अपनी गाड़ी में बैठा और अंधेरे में कहीं खो गया, जैसे वो था ही नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा और क्यों, पर जवाब देने वाला अब वहां नहीं था। मैं अब अकेला था और उस जंगल की गहराई मेरे इंतजार में थी। मैं गाड़ी में बैठा, रेडियो ऑन किया, जो सिर्फ धीमी सी अजीब सी पिज पिज आवाज कर रहा था। और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी गाड़ी उस अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ा दी। एक ऐसा रास्ता जो अब और भी ज्यादा सुनसान और डरावना लगने लगा था, जैसे कोई मेरी हर एक हरकत को दूर से देख रहा हो। मैं अब भी गाने सुनते हुए गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक जीपीएस स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, शॉर्टर रूट अवेलेबल। जीपीएस एक पुराना बाईपास रास्ता दिखा रहा था, जो एक घने जंगल के बीच से होकर निकलता था और आगे जाकर NH-44 से जुड़ जाता था। वो रास्ता पूरी तरह वीरान था। कोई गाड़ियां नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक कच्ची घुमावदार सड़क जो पेड़ों के साए में कहीं खोती जा रही थी। मैं एक पल को ठिठका, लेकिन फिर मन में सोचा, अगर इससे थोड़ा समय बच सकता है, तो क्यों ना इसी रास्ते से निकल लिया जाए। सुबह मां को जल्दी मिल भी जाऊंगा। बस बिना ज्यादा सोचे मैंने गाड़ी उस सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दी। मुझे क्या पता था, यही एक मोड़ मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था। शुरुआत तो ठीक ठाक थी, हालांकि गाड़ी में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अब वो भी ठीक चल रही थी और रास्ता भी साफ लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे एक बात मुझे परेशान करने लगी, वो ये
कि इस पूरे रास्ते पर अब कोई गाड़ी, कोई ट्रक, यहां तक कि कोई आदमी तक नजर नहीं आ रहा था। मैंने बाईं ओर देखा, फिर दाईं ओर। दोनों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा और घने पेड़। ऐसे पेड़ जो रात के अंधेरे में अपनी परछाइयां फैलाकर जैसे रास्ते को निगलने की कोशिश कर रहे हों। और उनके बीच से आती हवा की सरसराहट वो डर पैदा कर रही थी जिसे शब्द नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने जीपीएस की स्क्रीन पर देखा, वहां अब भी यही दिख रहा था कि यह रास्ता सिर्फ 1.5 घंटा और चलेगा। मन में थोड़ी राहत सी हुई। मैंने सोचा चलो अब ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी देर और फिर 1 घंटा और यूं ही बीत गया। मैं उस सुनसान वीरान रास्ते पर अपनी कार लेकर बढ़ता रहा, लेकिन अब दिल में हल्की बेचैनी साफ महसूस होने लगी थी। ये वो बेचैनी थी जो बिना किसी वजह के भी दिल की धड़कनें तेज कर देती है। अब पीछे लौटना कोई विकल्प नहीं था और आगे बस आधे घंटे का रास्ता बाकी था। उस वक्त घड़ी रात के ठीक 10 बजा रही थी। सन्नाटा गहराता जा रहा था और तभी रेडियो ने अचानक से अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जैसे कि कोई फिज फिज करता हुआ सिग्नल तोड़ रहा हो। मैंने रेडियो को बंद करके दोबारा ऑन किया, बटन घुमाए, लेकिन अब वो पूरी तरह खामोश हो चुका था। अब गाड़ी के अंदर भी वही सन्नाटा फैल गया था जो बाहर जंगल में था। और फिर अचानक एक जोरदार आंधी उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक साथ दर्जनों दरवाजे खोल दिए हों और सब एक साथ चीखने लगे हों। हवा जहर जैसी तेज थी और उस कच्चे रास्ते की धूल इतनी ज्यादा उड़ रही थी कि मेरी कार की विंडशील्ड पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने हेडलाइट फुल बीम पर कर दी, लेकिन सामने सिर्फ धुंध और पेड़ों की परछाइयां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अचानक जाग गया हो और मैं उस जागे हुए जंगल का एकमात्र शिकार हूं। अब आगे कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। धूल, हवा और पत्तों की बौछार ने मेरे सामने की हर चीज को ढंक लिया था। मैं बस अपनी राइट विंडो से झांक पा रहा था और वहीं मुझे दिखाई दिए वो ऊंचे ऊंचे पेड़ जो तेज हवा में इस कदर झूल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो सिर्फ हिल नहीं रहे, बल्कि मुझे कुछ कहना चाह रहे हो। जैसे उनकी शाखें हवा में इशारा कर रही हो, चेतावनी दे रही हो, किसी अदृश्य खतरे से मुझे आगाह करने की कोशिश कर रही हो। कभी लगता जैसे वो अभी मेरी गाड़ी पर आ गिरेंगे और अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता। फिर दोबारा कोई पेड़ जोर से झुकता, जैसे फुसफुसाकर मेरे कान में कहता हो, हट जाओ, रुको, वापस लौट जाओ। लेकिन मैं अब भी आगे बढ़ रहा था, उस पतले से रास्ते पर, उस दिशा में जहां हर चीज मुझे रोक रही थी। लेकिन मैं ठहरा एक इंसान जो उसे एक मोड़ पर भरोसा करके अनजाने डर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उन पेड़ों की टहनियां सड़कों की तरफ झुकती जा रही थी, जैसे मुझे रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ रही हूं। हर झोंका एक धमाके जैसा महसूस हो रहा था और मैं गाड़ी को बहुत धीमी गति में संभाल संभाल कर आगे बढ़ा रहा था, जैसे किसी अनदेखी ताकत से जूझ रहा हूं। इसी घबराहट और बेचैनी के बीच मेरी नजर राइट साइड पर एक बड़े से बोर्ड पर पड़ी। धूल हटने के एक झोंके के बाद वो दिखा। मैं अपनी गाड़ी थोड़ा नजदीक लेकर गया और पढ़ा, गुलमोहर हाईवे लॉज 500 मीटर अंदर। बोर्ड के पास एक और पतला सा रास्ता अंदर की ओर जाता हुआ दिखा, जो इस तूफान में पहले मेरी नजरों से छुपा हुआ था। मैंने गाड़ी रोककर कुछ देर सोचा और मन में खुद से सवाल किया, क्या मैं इस तूफानी रास्ते से अब भी आगे बढ़ सकता हूं? लेकिन जवाब खुद हवा ने दे दिया। एक और जोरदार झोंका आया और सड़क के किनारे खड़ा एक सूखा पेड़ खतरनाक तरीके से झुक गया। अब आगे जाना जोखिम से भरा था, या तो गाड़ी कहीं फिसलती या ऊपर से कोई पेड़ आ गिरता। इसलिए मैंने सोचा शायद यही सही होगा कि आज की रात इसी गुलमोहर लॉज में बिता ली जाए। धीरे धीरे अपनी सांस थामे हुए मैंने गाड़ी उस पतली पगडंडी की तरफ मोड़ दी, जो सीधे उस रहस्यमयी जगह की ओर जा रही थी। एक जगह जिसका नाम तो गुलमोहर था, लेकिन
रास्ता और माहौल किसी भूतिया मंजिल की तरह महसूस हो रहा था। अब जैसे ही मैं उस पतले रास्ते में थोड़ा और अंदर बढ़ा, तूफान ने मानो कुछ पल की मोहलत दे दी थी। हवाएं अब भी चल रही थीं, लेकिन उनका शोर धीमा पड़ने लगा था और धूल की जगह अब एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स में सामने कुछ आकृति उभरने लगी। एक पुरानी, एक मंजिला सी बिल्डिंग, जिसकी दीवारें अंधेरे में गीली और टूटी फूटी सी चमक रही थी। उसके ऊपर एक जंग खाया हुआ बोर्ड लटक रहा था, जिस पर टेढ़े अक्षरों में लिखा था, गुलमोहर हाईवे लॉज। लॉज की दीवारों का प्लास्टर कई जगहों से झड़ चुका था, जैसे समय ने उसे धीरे धीरे कुतर डाला हो। खिड़कियों पर गहरे मटमैले रंग के पर्दे लटके थे, जो हिल भी नहीं रहे थे, जैसे हवा वहां तक पहुंचने से डरती हो। एक खामोशी थी, लेकिन वो शांत नहीं, भारी और असहज थी। मैंने अपनी गाड़ी लॉज की एक साइड में रोकी और बाहर निकला। जैसे ही दरवाजा बंद किया, एहसास हुआ कि इस वीराने में बस मेरी ही गाड़ी खड़ी थी। न कोई और वाहन, न कोई आवाज। ऐसा लगा जैसे ये जगह किसी जमाने में आबाद थी। अब बस उसके साए बचे थे। मैंने लॉज के आसपास नजर दौड़ाई। हर तरफ अजीब सी ठहराव और जमीन पर सूखे पत्तों की सरसराहट, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने हिम्मत समेटी और लॉज के जर्जर दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। हर कदम पर लकड़ी की चटकती आवाज मेरे कानों में गूंजती जा रही थी और मुझे लगा जैसे इस खामोशी में भी कोई सांस ले रहा हो, कोई जो मेरी मौजूदगी महसूस कर चुका हो। मैंने देखा, लॉज का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। उसके भीतर से एक ठंडी नम हवा बाहर आ रही थी, जैसे किसी बंद कमरे की सांस बाहर निकल रही हो। सामने धुंधले से अंधेरे में एक छोटा सा रिसेप्शन काउंटर दिखाई दे रहा था। मैंने कुछ पल सांस रोककर उस वीरान लॉज के अंदर कदम रखा। भीतर घुसते ही एक सड़ी सी पुरानी सीलन की गंध मेरी नाक में भर गई। वो गंध जो कहीं बहुत समय से बंद पड़े कमरों में होती है, जहां ना तो रोशनी पहुंची हो, ना इंसान। दीवारों पर जगह जगह से पेंट उखड़ा हुआ था और छत पर एक पुराना लोहे का पंखा लटक रहा था, जो करहाते हुए बहुत धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे उसकी हर हरकत से दर्द टपक रहा हो। रिसेप्शन एरिया बेहद छोटा था। पीछे की दीवार के पास कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की कुर्सियां रखी थीं, जो वक्त के साथ झुक चुकी थीं। काउंटर खुद भी किसी जर्जर राज की तरह लग रहा था। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी और बीच में एक गोल सी घंटी रखी थी, पुरानी लेकिन अभी भी जागी हुई। मैंने चारों ओर देखा, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। माहौल इतना शांत था कि मेरी सांसें भी मुझे अजनबी लगने लगी थीं। मैंने कांपते हाथों से उस घंटी को दबा दिया। टन! उस एक आवाज ने पूरे लॉज के सन्नाटे को चीर दिया। कुछ सेकंड बीते ही होंगे, तभी रिसेप्शन के पीछे बने लंबे और संकरे कॉरिडोर से एक दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई और वहां से एक आदमी बाहर आया। वो बहुत धीरे धीरे चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था, इतना धीरे कि हर कदम उसके जूतों की आवाज लॉज की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहले से ही देख रहा हो, जैसे मेरी मौजूदगी उसकी कल्पना में नहीं, उसकी आदत में शामिल हो। वो अब काउंटर के पीछे आकर खड़ा हो गया। एक पतला दुबला आदमी, जिसकी उम्र 55-60 के बीच रही होगी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धसी हुई और बाल पूरी तरह सफेद। उसकी आंखों में झील की तरह गहराई थी, ठंडी और बिना लहर की। उसने अपनी भारी रुकी हुई आवाज में कहा, रूम चाहिए? मैंने एक पल को हिचकते हुए जवाब दिया, जी, हां। तुम्हारे साथ कोई और तो नहीं है?
उसने मेरी पीठ के पीछे झांकते हुए धीमे मगर भारी लहजे में पूछा। मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गया। नहीं, सिर्फ मैं ही हूं। मैंने खुद को संयमित करते हुए जवाब दिया। उसने बिना कुछ कहे काउंटर के नीचे से एक पुराना जर्द पन्नों वाला रजिस्टर निकाला। उस रजिस्टर से जैसे पुरानी धूल और सीलन की एक परत उठी। उसने पन्ना पलटा, फिर बिना मेरी तरफ देखे पूछा, नाम? राहुल गुप्ता, मैंने धीरे से कहा। उसने थके हुए हाथों से रजिस्टर में कुछ लिखा, फिर मेरी आईडी मांगी। मैंने उसे आधार कार्ड थमाया। वो उसे बिना ज्यादा गौर किए एक नजर देखता रहा, फिर वापस रख दिया। इसके बाद उसने बिना किसी दिलचस्पी के कहा, 150 एक रात का किराया। गीजर अगर चाहिए तो 500 रुपए और लगेंगे। मैंने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, गीजर के लिए 500 रुपया एक्स्ट्रा थोड़ा ज्यादा नहीं है? उसने पहली बार मुझे पूरी नजर से देखा। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, लेकिन उनमें कोई ऐसा भाव था जो मुझे असहज कर गया। उसने सख्त लहजे में कहा, लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता सामने है। उसका लहजा अब थोड़ा रूखा और बदतमीज सा था। एक पल के लिए तो मेरे भीतर भी गुस्सा उभरा। मैं चाहता था कि मैं भी उसे उसी के अंदाज में जवाब दूं, लेकिन नहीं, वो जगह ही कुछ ऐसी थी कि उलझने का मन नहीं हुआ। और शायद मेरा शरीर भी अब जवाब देने लगा था। थकावट मेरे पूरे वजूद में फैल चुकी थी। 1 और घंटे तक गाड़ी चलाकर हाईवे के किसी और होटल तक जाना इस वक्त मुझे नामुमकिन लग रहा था। ऊपर से बाहर फिर से अंधी हवाएं उठ सकती थीं, उनकी कोई गारंटी नहीं थी। मैंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। अब मैंने खुद को थोड़ा संभालते हुए चुपचाप रूम का किराया और गीजर का एक्स्ट्रा चार्ज उस बूढ़े आदमी को थमा दिया। उसने पैसे गिने और अपनी धसी हुई जेब में हाथ डालकर एक पुरानी जंग लगे चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी। रूम नंबर 12 फर्स्ट फ्लोर पर है। मैंने चाबी पकड़ी, लेकिन तभी मेरी नजर लॉज के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कई खाली दरवाजों पर गई। अगर आप बुरा न माने, मैंने धीमे से कहा, कोई नीचे का कमरा दे दीजिए ना। वो आदमी पल भर चुप रहा, उसकी आंखें झपकी नहीं। फिर वही भारी खोखली सी आवाज में बोला, नीचे के सारे कमरे काम में है, बंद है, ऊपर ही रुकना होगा। लेना है तो लो, वरना रास्ता खुला है। इस बार उसने मेरी आंखों में कुछ ऐसा देखा मानो चेतावनी दी हो। मैंने कोई और बहस करना ठीक नहीं समझा और धीमे से ठीक है कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी उसने मुझे रोकते हुए एक और बात कही। उसका लहजा पहले से भी ज्यादा गंभीर था। और सुनो, वो बोला, रात में दरवाजा बंद रखना और जितनी जल्दी हो सके सो जाना। और अगर तुम्हें बैल्कनी या लॉज की गैलरी से कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। मैं ठहर गया। उसकी आंखें अब मुझ पर जमी थीं। अगर कोई खटखटाए, कुछ भी बोले, दरवाजा मत खोलना। यहां इन जंगलों में एक जाल है, ऐसा जाल जो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन जो एक बार फंस गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। मैंने सिर हिलाया, न सहमति में न इनकार में, बस एक ऐसा सिर हिलाना जैसे कि किसी डर को ज़बान न दी जाए। और फिर मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर उस रूम नंबर 12 की तरफ बढ़ गया, जहां शायद रात कुछ और ही सोचकर मेरा इंतजार कर रही थी। क्या वो सचमुच मुझे डरा रहा था या फिर मेरा मजाक बना रहा था और मेरे ऊपर हंसने का इंतजार कर रहा था? मैंने अपने आप से कहा, ये कौन होता है बताने वाला कि मुझे कब सोना है? मैंने उसकी बातों को झटक दिया और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर बढ़ गया। लेकिन ऊपर पहुंचते ही जो नजारा दिखा वो और भी अजीब था। ऊपरी कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। गहराई और सन्नाटा दोनों मिलकर एक अजीब बोझ बन गए थे मेरी छाती पर। मैंने पास में दीवार पर एक पुराना सा स्विच देखा और दबाया। एक मटमैली पीली सी ट्यूबलाइट झपकती हुई चली और फिर कांपती सी जलती रही।
उस मध्यम रोशनी में मैंने देखा पूरे फर्श पर मोटी मोटी धूल जमी हुई थी, जैसे यहां महीनों से कोई आया ही ना हो। दीवारों पर मकड़ियों के जाले झूल रहे थे और हवा में एक सीलन भरी खामोशी तैर रही थी। मैंने अपनी जेब से चाबी निकाली और रूम नंबर 12 के ताले में डाली। चाबी घुमाते ही दरवाजा एक धीमी कराहती आवाज के साथ खुला, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती नींद से जगाया हो। जैसे ही मैं अंदर गया, एक तेज बासी बदबू ने मेरा स्वागत किया। वो वही गंध थी जो किसी लंबे समय से बंद पड़े, सांस रोके खड़े कमरों से आती है। वो गंध जो अकेलेपन से नहीं, किसी छिपे डर से उठती है। मैंने दीवार पर लगी लाइट जलाई। कमरे के अंदर भी वही आलम था जो कॉरिडोर में था। धूल, जाले, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और एक अजीब सा बेजान सन्नाटा। मैंने चारों ओर देखा और खुद से बुदबुदाया, 2 तार 500 रुपए। ये कमरा तो 500 रुपए के लायक भी नहीं है। लेकिन अब मैं आ चुका था। रात भी काफी हो चुकी थी और शायद उस लॉज की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। खैर, सिर्फ एक रात की तो बात है। सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। मैंने खुद को समझाते हुए बैग पास पड़ी एक टूटी सी कुर्सी पर रख दिया, कपड़े बदले और थके हुए जिस्म को बिस्तर पर डाल दिया। कमरे में बस वो हल्की सी पीली रोशनी थी, जो पंखे की घूमती छाया के साथ दीवारों पर अजीब अजीब शक्लें बना रही थी। हवा में घुली पुरानी सीलन की गंध और फर्श पर रेंगती हुई खामोशी, सब मिलकर इस जगह को किसी और ही दुनिया जैसा बना रहे थे। लेकिन थकावट अपनी जगह जोरों पर थी। आंखें धीरे धीरे भारी हुईं और मैं नींद की गहराई में डूबता चला गया। लेकिन ये रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाने वाली थी। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर आसानी से यकीन हो जाए। मैंने हमेशा इन्हें लोगों की कल्पना और अफवाहें समझा है। लेकिन उस रात जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। रात का वक्त रहा होगा करीब 1 बजे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और मैं गहरी नींद में था। तभी धड़ 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 एक जोरदार खटखटाहट ने मेरी नींद झकझोर दी। मैं झटके से उठ बैठा और पल भर के लिए समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। फिर धड़ धड़, इस बार और भी तेज आवाज आई। मैंने सीधा दरवाजे की तरफ देखा। वहां कोई था जो मेरे कमरे का दरवाजा पूरी ताकत से पीट रहा था। मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया, वो रिसेप्शन वाला बूढ़ा ही होगा। वैसे भी उसका व्यवहार कुछ सामान्य नहीं था। उसकी भारी आवाज और अजीब हिदायतें अब तक मेरे कानों में गूंज रही थीं। लेकिन तभी एक पल में मुझे याद आया, उसी ने तो मुझसे कहा था दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी हो। अब मेरी सांसें तेज चलने लगी। मैं बिस्तर से उठकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या ये सब बस मेरा वहम है, या वाकई उस आदमी की बातों में कोई सच्चाई थी? क्या बाहर कोई इंसान है या फिर कुछ और? दरवाजे के ठीक पास पहुंचकर मैं एक पल को रुका, अंदर से दरवाजे की छाया को देखा और फिर दर 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 दर। इस बार वो खटखटाहट इतनी जोरदार थी कि लगा जैसे दरवाजा अभी टूट जाएगा। मेरे गले में सूखापन भर गया था। मैं दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन मैंने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। मैं अभी भी उस अजीब खटखटाहट के बारे में सोच ही रहा था कि तभी फिर वही आवाज, लेकिन इस बार जरा धीमी और अजीब तरह से जानी पहचानी। राहुल बेटा, दरवाजा खोल। मैं हूं, तेरी मम्मी। तू लखनऊ आने वाला था ना? अब जरूरत नहीं, मैं ही तुझसे मिलने यहां आ गई हूं। मां की आवाज। वो एक पल जैसे मेरी पूरी दुनिया को सुन्न कर गया। मेरे कानों ने जो सुना उस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वो आवाज, वो बिल्कुल मेरी मां की ही थी। वही मिठास, वही अंदाज। लेकिन कैसे? मां यहां कैसे आ सकती है? वो तो लखनऊ में है। क्या उन्होंने सच में मेरा पीछा किया, या फिर मेरा वहम है?
मैं पूरी तरह जड़ हो गया था। दिमाग सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर जैसे जमी हुई मिट्टी बन चुका था। और तभी, अबे क्या नाटक कर रहा है बे? खोल ना दरवाजा! अब ये एक और आवाज थी। मैं हूं कपिल, तेरा कॉलेज वाला यार। जब मुझे पता चला कि तू इस लॉज में ठहरा है, तो मैं तेरी मम्मी को भी अपने साथ ले आया। चल अब बाहर आ, जल्दी! कपिल की आवाज बिल्कुल वही थी, वही टोन, वही मस्ती वाला अंदाज। लेकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। कपिल को मैंने खुद बताया था कि मैं बिजी हूं और यहां रुकने का तो किसी को नहीं पता। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि दरवाजे के बाहर कौन है, सवाल ये था कि क्या है। मैंने दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होकर उनकी परछाइयों को देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ नहीं दिख रहा था। क्या ये सच में मेरी मां और कपिल थे, या कोई या कुछ उनके रूप में मुझे बुला रहा था? अंदर कमरे की हवा अब और भारी लगने लगी थी। दीवारों से जैसे सिसकियां आ रही थी। पीली लाइट बार बार झपक रही थी और दरवाजे के बाहर से वो दो जानी पहचानी आवाजें फिर से बुला रही थीं। राहुल बेटा, खोल ना दरवाजा। अबे ओ ढक्कन, टाइम बर्बाद कर रहा है, जल्दी खोलना। अब तक तो मुझे ये साफ समझ आ चुका था, दरवाजे के बाहर जो कोई भी था वो इंसान नहीं था, वो बस एक छलावा था, एक ऐसा धोखा जो मेरे अपने लोगों की आवाज लेकर मेरे होश पर काबू पाना चाहता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे मैं उन आवाजों को सुन रहा था, मेरा दिमाग उसी के असर में डूबता जा रहा था। मां की पुकार, दोस्त की मस्ती भरी आवाज, और अब राहुल, दरवाजा खोल बेटा, मैं तेरा पिता हूं। बाहर बहुत ठंड है बेटा, हम दोनों यहीं खड़े हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खोल वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। पापा, वो आवाज उस दर्द और मोह से भरी हुई थी कि एक पल को मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद यही उस चीज की असली चाल थी, मेरे जज्बातों को मेरी कमजोरी बनाना, और उसने जीत हासिल कर ली। मैंने वो दरवाजा खोल दिया, धीरे धीरे हैंडल पर हाथ रखा, सांसें थम गईं, दरवाजा खोला और खालीपन, बिल्कुल सन्नाटा। ना मम्मी, ना पापा, ना कपिल, सिर्फ एक बेहद ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और ऐसे भीतर घुसा जैसे कमरे की हर दीवार से टकराकर उसकी रूह को छू गया हो। मैं वही खड़ा रह गया, पत्थर की मूर्ति की तरह। गला सूख गया था, आंखें फटी की फटी, और दिल जैसे मेरी छाती से बाहर कूदने को उतावला था। अब मैंने दरवाजे को तेजी से फिर से बंद कर दिया। कमरा पहले से ज्यादा सन्नाटे से भरा लग रहा था, जैसे कोई और भी अंदर आ चुका हो। और अब मैं अकेला नहीं था। जैसे ही दरवाजा बंद किया, मैं बिजली की रफ्तार से भागकर अपने बिस्तर पर जा गिरा। रजाई को सिर से पांव तक अपने ऊपर लपेट लिया, जैसे वो एकमात्र ढाल थी उस अज्ञात डरावनी ताकत के सामने। मेरी सांसें धौंकनी जैसी चल रही थी, इतनी तेज कि उनके कंपन मेरे कानों में गूंजने लगे। रजाई के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से कम खौफनाक वो नहीं था जो बाहर था। मैं बस यही सोच रहा था, भगवान प्लीज बचा लो, बस आज की रात कट जाए, जो भी है अब लौट जाए। लेकिन वो तो बस एक मासूम दुआ थी, और शायद डर ने ही मुझे नशे की तरह जकड़ लिया था, या फिर वो कोई परछाई, कोई दिमागी जाल जिसने मेरे होश पर काबू पाकर मुझे एक गहरी नींद में धकेल दिया। और तभी एक झटका, मेरी सांसें अटक गईं, छाती जैसे अचानक रुक गई हो। मेरी आंखें फटी की फटी झटके से खुलीं। कोई मेरा गला दबा रहा था, बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने, एक भयावह धुंधले चेहरे वाला इंसान। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैवानियत थी, दो बड़ी बड़ी दूध जैसी सफेद आंखें जिनमें पुतलियां तक नहीं थी। चेहरे की चमड़ी जगह जगह से उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो और फिर अधूरी हालत में दुनिया में छोड़ दिया हो। और वो अपने लंबे हाथों से मेरा गला कसता जा रहा था। उसके होठ धीरे धीरे खुले और उसके अंदर से निकली एक गूंजती थरथराती आवाज, तूने दरवाजा खोलकर अपनी मौत को बुला लिया है। अब देख कैसे तेरा जीवन तेरी आंखों के सामने से फिसलता है। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक गई हों।
सीने में जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। मेरी आंखों के आगे सब कुछ धुंधलाने लगा। पहले रोशनी धुंधली हुई, फिर अंधेरा छाता गया। मैं मरने वाला था, हकीकत में। बस कुछ ही पल बचे थे, लेकिन तभी वो राक्षसी छाया अचानक दर्द से चीख पड़ी। एक भयानक चीख, जैसे कोई लोहे की गर्म सलाख को छू ले। उसने मेरा गला छोड़ दिया और पीछे हट गया। मैं हांफते हुए सांस लेने लगा, जैसे दोबारा जन्म मिला हो। अब मेरी आंखें थोड़ा साफ देखने लगी थीं और मैंने देखा उसके दाएं हाथ से धुआं उठ रहा था, जैसे कोई अनदेखी आग ने उसे जला दिया हो। और तभी मेरी नजर पड़ी मेरे गले में बंधे हनुमान जी के चांदी के लॉकेट पर। हाँ, वही लॉकेट जो मुझे मेरी दादी ने बचपन में पहनाया था, जो अब तक सिर्फ एक आस्था का प्रतीक था, लेकिन आज वो मेरी जान का रक्षक बन गया। वो छाया अब गुस्से में कांप रही थी। उसकी आंखें अब आग जैसी लाल थीं और मुंह से रेत की तरह भयानक आवाज निकल रही थी। ये ताबीज, ये अग्नि मुझे जला रही है। और फिर एक तेज हवा का झोंका उठा और उस अंधेरी छाया ने एक आखिरी चीख मारी और मेरी आंखों के सामने हवा में बिखर गई, ऐसे जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन मैं जानता था वो मरी नहीं थी, वो सिर्फ हारी थी। और अब लौटने से पहले मुझे यहां से निकलना था, बहुत जल्दी। अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था, अगर जिंदा रहना है तो इस भूतिया लॉज से अभी इसी पल भागना होगा। मैंने बिना एक पल गंवाए बिजली की रफ्तार से अपना बैग उठाया और कमरे का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की ओर दौड़ा। नीचे रिसेप्शन पर कोई भी नहीं था, और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि घड़ी में रात के ठीक 2 बज रहे थे। मैंने कमरे की चाबी रिसेप्शन डेस्क पर फेंकी, जैसे किसी शापित चीज से छुटकारा पा रहा हूं। फिर अपनी गाड़ी की चाबी निकाली, दरवाजा खोला और धड़ाम से खुद को ड्राइवर सीट में फेंक दिया। गाड़ी का इंजन ऑन किया, लेकिन उस वक्त वो इंजन की आवाज जैसे मेरे लिए जीवन की घंटी थी। गाड़ी स्टार्ट करते ही मैंने क्लच दबाया, एक्सेलरेटर पर पैर मारा और उस भयानक लॉज से गाड़ी को झटका देके निकाल लिया। ना पीछे देखा, न ब्रेक मारा, बस गाड़ी और भगवान, यही 2 सहारे थे। मैंने पहला मोड़ काटा, वो कच्चा अधूरा रास्ता जो जंगलों से होकर जाता था, वहीं से निकल गया। पूरे रास्ते मेरी सांसें भारी थीं और दिल तो जैसे रेसिंग कार बन गया था। मैं बस हनुमान चालीसा मन ही मन दोहराता जा रहा था। लेकिन तभी पीछे से आवाजें आने लगी, साफ साफ किसी औरत की आवाज। रुक जाओ बेटा, राहुल, रुको, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। कभी मम्मी की आवाज, कभी पापा की, कभी किसी बच्चे की चीख। हम ठंड में हैं बेटा, हम मर जाएंगे बेटा, रुक जा। लेकिन अब मैं जान चुका था, ये सब झूठ है, ये सिर्फ छल है। मैंने अपना चेहरा एक बार भी पीछे नहीं घुमाया, बस आंखें सीधी सड़क पर टिकी थीं और हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जकड़े हुए। करीब 1 घंटा यूं ही गाड़ी दौड़ाता रहा और आखिरकार जैसे ही आखिरी कच्ची सड़क खत्म हुई, मेरे टायर एक पक्के हाईवे पर चार गए। फ्लडलाइट्स की रोशनी, दूर दूर तक जाती रोड और आते जाते ट्रकों की हल्की आवाज। मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं बच गया। मैंने एक लंबी सांस ली और पहली बार थोड़ी राहत महसूस की। उस रात के बाद मैंने हाईवे पर एक भीड़-भाड़ वाले होटल में रुकने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जहां इंसानों की आवाजें थीं, न कि किसी छाया की फुसफुसाहट। वहां की रोशनी, लोगों की चहल-पहल और कमरे की खिड़की से आती शहर की हलचल, इन सब ने मुझे ये यकीन दिलाया कि मैं अब सुरक्षित हूं। उस डरावनी रात को अब कई साल बीत चुके हैं। आज मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा हूं। ना कभी फिर किसी भूत से सामना हुआ और ना ही किसी छलावे से। लेकिन आज भी मेरी गर्दन पर वो जले हुए निशान मौजूद हैं, जो उस रात उस डरावनी परछाई के हाथों से मेरे गले में पड़े थे। जब उसने मेरा गला दबाया था और उसकी उंगलियां मेरे हनुमान जी के लॉकेट से छू गई थीं, शायद वही एक पल था जिसने मेरी जान बचाई थी। क्योंकि अगर उस रात मैंने वो लॉकेट ना पहना होता, तो शायद आज ये कहानी किसी और की जुबानी सुनी जा रही होती। तो दोस्तों,
ये थी मेरी उस खौफनाक रात की सच्ची कहानी। आज भी जब उस रात की याद मेरे जहन में लौटती है तो मेरी रूह तक कांप उठती है। अब मैं हर रोज मंदिर जाता हूँ अपने उस प्रभु का धन्यवाद करने, जिनकी कृपा से आज मैं जिंदा हूं। क्योंकि अगर उस रात उनका आशीर्वाद मेरे साथ न होता तो शायद आज मैं इस कहानी को खुद नहीं सुना रहा होता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में हम आपका नाम और आपकी जगह का नाम ले तो नीचे कमेंट में जल्दी से अपना नाम और शहर लिखना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली बार एक और भी डरावनी और भी रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बच के रहना।